आंखें कोमलता से बंद। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात प्रार्थना के साथ हम अपने क्लास को शुरू करेंगे। आंखें बंद। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोल लीजिए। धन्यवाद मैम। थैंक यू पूजा जी। पिछले क्लास का टॉपिक क्या था हमारा? लास्ट क्लास में क्या 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 पढ़ाई थी मैं आपको? Why literature it is done. Yeah, why it is done. ओके फाइन। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, जब भी हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं तो उसमें वेरिएबल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, वेरिएबल्स भी आपके तरह तरह के होते हैं। तो आज हम वेरिएबल्स को पढ़ाई करेंगे कि वेरिएबल्स होता क्या है, कितने तरीके का होता है। वेरिएबल्स से क्या समझते हैं आप लोग? मतलब अगर वेरिएबल्स बोले तो इसको अगर मैं रिसर्च के टर्म में नहीं देखूं तो क्या है इसका मीनिंग? The one which keeps on changing. हाँ, that okay, good. ओके, सो तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल्स। अब रिसर्च में वेरिएबल्स क्या होता है ये देखते हैं। देखिए, आपके रिसर्च में जो है मेनली ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन जो हम लोग को पढ़ना है वो तीन वेरिएबल्स हैं। ठीक है, एक है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक है कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। ठीक है, हम लोग योगा के स्टूडेंट हैं तो हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो योगा होता है। ठीक है, जो भी इंटरवेंशन आप दे रहे होते हैं, इंटरवेंशन क्या है? अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, योगा में रिसर्च कर रहे हैं, तो इंटरवेंशन कुछ ना कुछ तो दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो नापना है हम लोगों को। ठीक है, तो जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है आपका योगा। अब इसके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, वो हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में। डिपेंडेंट वेरिएबल होता है कि योगा का असर हम जिस चीज में देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप ओबिसिटी पे कर रही हैं और आपका जो है आपने वेट मैनेजमेंट पे आपको करना है काम, अगर हम ओबीस पे कर रहे हैं तो अगर हम योगा दे रहे हैं, योगा हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रहे हैं, तो उसका वेट पे क्या फर्क पड़ता है? तो यहाँ पे जो है वेट जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, जो चीज हम नापते हैं योगा देने के बाद, जो चीज हम नाप रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए डायबिटीज है, बीपी है, वेट है, हाइट है, ठीक है, जिस चीज को भी हम जिस पे इफेक्ट देखना है हमको, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे अर्थराइटिस ही है तो अर्थराइटिस के लिए कुछ ना कुछ तो क्वेश्चनर होगा ना आपके पास, आप उसको कैसे करेंगे मेजरमेंट? ठीक है, तो अर्थराइटिस नापने के लिए या अर्थराइटिस को जो है आपका जो भी उससे रिलेटेड वेरिएबल्स होगा, योगा का उस पे इफेक्ट दिखना चाहिए, है ना? तो हम योगा देने के बाद जो भी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो चेंज होते रहता है। जैसे कि हमने प्री डेटा लिया, पोस्ट डेटा लिया, तो हम ये डिपेंडेंट वेरिएबल से ही देखते हैं, पहचानते हैं कि हमारे जो है योगा देने के बाद उनमें कुछ फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। ठीक है, कंपाउंडिंग वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होता है जिसमें रिसर्चर का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ये जबरदस्ती हमारे रिसर्च में आ जाता है। ठीक है, जिसको हम स्टडी नहीं करना चाहते हैं लेकिन फिर भी ये हमारे स्टडी में आ जाता है, इस पे हमारा कोई कमांड नहीं हो पाता है। ठीक है, अब इन तीनों को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और कंफाउंडिंग वेरिएबल, तीनों को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो देखिए जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, अ वेरिएबल दैट इज कंट्रोल्ड बाय द रिसर्चर, इट इज रिलेटेड टू द काउज। अब क्या है, योगा क्या है? योगा को तो आप ही कंट्रोल करते हैं, जो भी हम इंटरवेंशन देते हैं। मान लीजिए हम लोग योगा के स्टूडेंट हैं, हमें योगा पे रिसर्च करना है, तो ये हम इस वेरिएबल को कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में होता है। कंट्रोल कैसे करते हैं?
कंट्रोल इस तरह से करते हैं कि हम वीक में 3 दिन देना है, वीक में 2 दिन देना है, 45 मिनट का देना है, 1 घंटे का देना है, ठीक है, सूक्ष्म व्यायाम देना है, स्थूल व्यायाम देना है, मतलब किस तरह का हमें जो है उनको ये सारा चीज हमारा कोऑर्डिनेशन होता है, ये हमारे कंट्रोल में रहता है। इसका ड्यूरेशन हो गया, इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई, ये सारी चीज जो है एक रिसर्चर के हाथ में होता है। जब हम योगा इंटरवेंशन देते हैं तो ये सारी चीजें एक रिसर्चर के कंट्रोल में होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अ वेरिएबल दैट इज कंट्रोल बाय द रिसर्चर, इस पे हमारा कंट्रोल होता है, क्योंकि इसको कितने ड्यूरेशन के लिए देना है, कितने टाइमिंग के लिए देना है, वीक में 3 दिन देना है, 2 दिन देना है, 45 मिनट्स देना है, मतलब ये हमारे, ये जो मैनिपुलेशन होता है वो हमारे हाथ में होता है, वो रिसर्चर के हाथ में होता है, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं वेरिएबल दैट इज कंट्रोल्ड बाय द रिसर्चर। इट इज रिलेटेड टू द काउस। काउस कैसे, आप लोग कोई बताइए मुझे। इट इज रिलेटेड टू काउस लिखा हुआ है, ये काउस कैसे है? cause means कारण मतलब हम किस क्यों कर रहे हैं रिसर्च, उसका कारण क्या है? ये रिलेटेड टू काउज इसलिए दिया हुआ है कि जब आप योगा इंटरवेंशन देते तो कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा ना, तो इसको वेरिएबल ऑफ काउज बोलते हैं। मतलब आपसे पूछा जाए कि इट इज रिलेटेड टू काउज, मतलब कि हम लोग तो योगा के स्टूडेंट है, तो हम जब भी रिसर्च पढ़ेंगे कि योगा के हिसाब से पढ़ेंगे और योगा के हिसाब से सोचेंगे भी। तो इसको काउज इसलिए बोला जाता है कि इस योगा की वजह से ही चेंजेस आता है, ठीक है। इस योगा की वजह से ही चेंजेस, मान लीजिए कि मैं 1 हफ्ते योगा की और कंटिन्यू योगा की, संडे से लेके मंडे तक मेरा कंटिन्यू योगा सेशन चला, मेरा वेट मान लीजिए 50 केजी था, 50 केजी से जो है मेरा, फिर मैं जब योगा के बाद में मतलब जितने भी व्यायाम है, जितने भी जो है सूक्ष्म व्यायाम है, ये सारा कुछ करने के बाद मेरा वेट जो है 49 केजी आ गया या 49.5 आ गया। तो किसके कारण आया? योगा के कारण आया ना, है ना। तो जिसके कारण आया, इस मतलब जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको इसलिए काउज बोलते हैं क्योंकि इसके कारण ही जो है इफेक्ट हो रहा है। चाहे तो मेरा वेट बढ़ेगा या नहीं तो घटेगा, या नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन काउज क्या है? काउज तो जो हम इंटरवेंशन दे रहे हैं वो योगा है, तो इसीलिए इसको काउज बोलते हैं, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू द काउज। एग्जाम्पल्स में वही दिया है कि आपका, जैसे मैंने बताया कि जब भी आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सोचेंगे, याद रखिएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका योगा होगा, ड्यूरेशन ऑफ योगा इंटरवेंशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ योगा इंटरवेंशन, ठीक है। तो ये जो है आपको हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल योगा स्टडी में आपका जो है योगा ही होगा, ठीक है। तो इस ये काउज है, और जो दूसरा वेरिएबल है उसमें देखते हैं वो क्या है अब हमारा। the frequency of intervention means number of times. हाँ, नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर्स ऑफ टाइम्स में, ये ड्यूरेशन हो गया आपका टाइमिंग को लेके, 1 घंटे 2 घंटे, हाँ, ठीक है, 45 मिनट, मतलब ये ड्यूरेशन हो गया, ये टाइम बता रहा है। फ्रीक्वेंसी जो हो रहा है वो बार बार कितने इसमें हो रहा है, ठीक है। वीक में 3 बार की है, मतलब 2 बार की है, तो वो आपका फ्रीक्वेंसी, okay. ठीक है। अब देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। डिपेंडेंट वेरिएबल होता है कि वेरिएबल दैट डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था हमारा? योगा था। तो ये जो है, ये वेरिएबल किस पे डिपेंड करता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, ठीक है। अब वो काउज था, योगा क्या था? काउज था। और ये इफेक्ट है, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम बोलते हैं इफेक्ट। क्यों बोलते हैं इफेक्ट? कि कोई मुझे समझाए, मतलब किसी को अगर समझ में आ रहा हो ये तो। अगर योगा मेरा काउज है तो डिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट कैसे है? उसका क्या असर होगा? We are measuring the obesity of a person by giving an intervention. तो weight, obesity, weight reduce होता है ना, reduce जो होता है intervention से. So the intervention what we are giving is yoga intervention, which is independent, but the weight depends on the intervention what we are giving. So it depends on the independent variable. गुड ओके। तो ये यहाँ पे कहने का मतलब है कि इट इज रिलेटेड टू इफेक्ट, मीन्स आप जो चीज नाप रहे हैं, जैसे मैंने आपको एक ओबीस पर्सन के बारे में बताया कि अगर आप उसको योगा इंटरवेंशन देते हैं और 10 दिन में जो है आप उसका फिर से वेट लेते हैं, तो ये जो वेट है यहाँ पे, वो वेट जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अगर हम किसी ओबीस पे, किसी मोटे लोगों पे जो है हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, और हम उसको मान लीजिए कि 1 हफ्ते तो बहुत कम का हो गया, उसमें कुछ नहीं होगा,
1 महीने का मान के चलते हैं, 1 महीने में उसका जब हम वेट लेते हैं उनका, तो वेट में कुछ ना कुछ फर्क आएगा, ठीक है। तो जो फर्क आ रहा है वेट पे आ रहा है, तो जो चीज हम नापते हैं ना योगा दे करके, जो भी हमारा रिसर्च टॉपिक है, जो भी चीज को हम नापते हैं योगा देने के बाद, योगा देने के पहले, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे अगर हम ओबेसिटी पे कर रहे हैं और हम वेट को नाप रहे हैं, ठीक है, ओबेसिटी में तो हमें वेट से ही पता चलेगा ना योगा काम किया या नहीं किया, योगा का कुछ इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो हमारा जो यहाँ पे ओबेसिटी में जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो होगा वेट। तो वेट में जो है इसको डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट इसलिए बोलते हैं कि उस वेट में जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो योगा का है, जो योगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उस पर इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं इट इज रिलेटेड टू इफेक्ट। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो क्या था, काउस था, उसके कारण हो रहा था, और जिस पे इफेक्ट आ रहा है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब जिस चीज को हम नाप रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम उनका वेट भी नाप रहे हैं, हाइट भी नाप रहे हैं, और उसके बाद फिर जो है उनका टेम्परेचर भी नाप रहे हैं। अलग अलग हम बहुत सारा क्वेश्चन एयर यूज करते हैं जब भी हम एक रिसर्च करते हैं ना, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो हम बहुत सारा क्वेश्चन एयर यूज करते हैं उसमें। तो जितना भी क्वेश्चन एयर पे फिर हम उसमें इफेक्ट देखते हैं कि उन क्वेश्चन एयर पे, अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ इफेक्ट ऑफ प्राणायामा ऑन मेमोरी, इफेक्ट ऑफ प्राणायामा ऑन अटेंशन। तो आप ये बताइए कि इसमें जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, ये जो एग्जाम्पल है। प्राणायाम इंडिपेंडेंट है, मेमोरी डिपेंडेंट है। वेरी गुड। और नेक्स्ट में इफेक्ट ऑफ प्राणायामा ऑन अटेंशन, प्राणायाम इंडिपेंडेंट, अटेंशन डिपेंडेंट। अब आपको समझ में आ रहा है कि जिस चीज को भी हम नापना है ना हम लोग को, योगा देने के पहले और योगा देने के बाद, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसीलिए इसको कहते हैं इट इज रिलेटेड टू इफेक्ट, क्योंकि योगा देने के बाद उन वेरिएबल पे क्या इफेक्ट आ रहा है, जिस चीज को भी हम नाप रहे हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं इट इज रिलेटेड टू इफेक्ट। क्योंकि और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, रिलेटेड टू काउस, ठीक है। तो हम जब भी कोई रिसर्च करते हैं तो उसमें हम बहुत सारा क्वेश्चन या जो यूज करते हैं, जो भी हम, अब जैसे कि मान लीजिए आर्थराइटिस में किसी ने कल लिटरेचर रिव्यू किया था, किसी ने भी? Yeah, mom, I tried. You tried. So have you read about different variables, means what are the parameters or what are the dependent variable they use in their research? Yeah, it is like different for different the effect of भस्त्रिका प्राणायाम उसमें। Okay. तो ऐसा I just check, that's it, not So Bhastrika pranayam is your independent variable, correct? So have you read about the dependent variables also? The questionnaires or the biomarker, anything they use? No, that I have not explored. Okay, that you know. Okay. So anyone, किसी ने भी पढ़ा हो कल पेपर और उसमें जो है, क्योंकि मुझे आर्थराइटिस का बहुत पता नहीं कि उसमें कौन सा क्वेश्चनर यूज करना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए मैं ओबेसिटी और इन सब चीजों की बातें कर रही हूँ, या मेमोरी है, अटेंशन है, ये सब समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब जब भी आप पेपर रीड करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि योगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन सा है, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये जो एक पहला हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो मुझे बताइए, किसी को भी ऐसा हो कि उनको नहीं समझ में आया हो, या कहीं से मतलब उनको लग रहा हो कि कुछ मिसिंग है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो, मैं आपको फिर से समझा दूंगी, लेकिन ये समझना जरूरी है, क्योंकि फिर आपको पेपर समझ में नहीं आएगा, फिर आप समझ नहीं पाएंगे रिसर्च। ये वेरिएबल मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, इसके बाद में सिर्फ आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल ही बोलूंगी, और आपको समझना होगा कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ आपसे। तो किसी को भी कोई डाउट हो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में? मैम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताओ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं समझ में आया? देखिए, दो तरह का, जब भी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं ना, जैसा मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि 99%, 98%, 90% जो स्टडी है ना, हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बारे में ही पढ़ते हैं। तो जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम योगा इंटरवेंशन देते हैं। हम सिर्फ योगा की बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम एक योगा के स्टूडेंट हैं। तो
तो योगा के तो जो आप योगा देते हैं ना, जो हम योगा यूज करते हैं अपने रिसर्च में, वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्योंकि हमें योगा का इफेक्ट देखना होता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। जैसे मान लीजिए कि दो ग्रुप है आपके, ठीक है, एक हमारा जो है योगा ग्रुप है जिसको हम योगा दे रहे हैं, एक हमारा कंट्रोल ग्रुप है जिसको हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग को जो है ये भी तो देखना है कि आपका टॉपिक के हिसाब से आप कुछ तो मेजर करेंगे। मान लीजिए आप बीपी ही मेजर करेंगे, या मेमोरी ही मेजर करेंगे, या अटेंशन ही मेजर करेंगे, कुछ तो मेजर करेंगे ना। तो योगा हमेशा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जो काउज है, मतलब जो हम देते हैं, ये हमेशा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और ये आपके कंट्रोल में होगा। ये वेरिएबल कंट्रोल में इसलिए होगा क्योंकि इसको हम अपने हिसाब से इसका ड्यूरेशन डिसाइड कर सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो है रिसर्चर के कंट्रोल में होता है, ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, जिस भी चीज को हम योगा देने के बाद नाप रहे हैं, जो भी आपका टॉपिक है, ठीक है, मेमोरी हो, अटेंशन हो, बीपी हो, ठीक है, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा, ज्यादा होगा या कम होगा, कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट आएगा उस वेरिएबल पे, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा आपका योगा होगा। जो भी वेरिएबल आप जो है दे रहे हैं, मान लीजिए कि हम लोग अगर हम लोग कोई केमिस्ट्री के स्टूडेंट होते हैं, तो कोई केमिकल देते हैं उनको कि इस केमिकल का क्या असर है ना। तो उसी तरह हम योगा के स्टूडेंट हैं, तो हम योगा दे रहे हैं, बस हम योगा देख के हमको देखना है कि प्री और पोस्ट डेटा कैसा आ रहा है हमारा, योगा देने के पहले क्या था और योगा देने के बाद कैसा हुआ, ठीक है। मैम डिपेंडेंट वेरिएबल में मेजरमेंट करना जरूरी होता है। हाँ, डिपेंडेंट वेरिएबल में, क्योंकि अगर आप योगा दे रहे हैं तो आप कुछ नापेंगे ना। अब मान लीजिए आप लोग, बहुत लोग जो है योगा क्लासेस चलाते होंगे, बहुत सारी इंक्वायरी आती होगी आपके पास कि आप उनसे पूछती होंगी कि जो है आपको क्या, मतलब आप किस लिए योगा करना चाहते हैं, है ना। तो कोई कोई कहता होगा मुझे वेट मैनेजमेंट के लिए करना है, कोई कहता होगा कि जो है मुझे जो है थायराइड है उसके लिए करना है, कोई कहता होगा मुझे बीपी है, ठीक है। तो आप जब 1 महीने का योगा क्लास दे के वो बोलेंगे कि मेरे डायबिटीज में, मेरे शुगर लेवल में बहुत अच्छा ये आया, मैं जब से योगा करने लगी तो मुझे मेरा शुगर लेवल बहुत अच्छा हो गया, मेरा बीपी बहुत जो है नॉर्मल हो गया, मेरा बीपी का जो डोज था दवाई का वो कम हो गया। तो योगा जो आप दे रही हैं उसका इफेक्ट आ रहा है ना इन सब चीजों में। तो जिस चीज में भी इफेक्ट आ रहा है, उनके बीपी में इफेक्ट आ रहा हो, उनके वेट में इफेक्ट आ रहा हो, उनके मेमोरी में इफेक्ट आ रहा हो, जो भी प्लस और माइनस पॉइंट आ रहा है, जो इफेक्ट आ रहा है योगा का, वही आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। मैम कुछ हाँ। और एग्जांपल एक बारी, मतलब योगा के अलावा कुछ और देखकर बताइए, क्योंकि मेरे को तो कंफ्यूजन हो रहा है बहुत। क्या कंफ्यूजन हो रहा है बताइए, आप क्या समझे अभी तक में, मुझे एक बार बताइए मतलब आप। मैम हम्म, पहले से थोड़ा सा मतलब जाना था, तो ये था कि जो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, एक हम्म, इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है। तो इंडिपेंडेंट को हम छेड़ नहीं सकते हैं, डिपेंडेंट के साथ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जो हम्म, चेंजेस आते हैं वो हम्म, हम देखते हैं कि जो एक ग्रुप था जिसके साथ हमने छेड़छाड़ नहीं करी, हम्म, उसके अलावा जो डिपेंडेंट था उसमें क्या चेंजेस आए हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज आप गलत बोल रही हैं। आपका जो दो ग्रुप है ना, वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ग्रुप नहीं है। उस ग्रुप को आप इंडिपेंडेंट ग्रुप और इंडिपेंडेंट ग्रुप और डिपेंडेंट ग्रुप बोल के मत समझिए। वेरिएबल अलग होता है, ग्रुप अलग होता है। ग्रुप हमेशा आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, यानी तो कंट्रोल ग्रुप होगा, ठीक है। आपका जो, ओके मैम, ओके हाँ ठीक है, वो हाँ कंट्रोल्ड वाला होता है, ठीक है। हाँ, ठीक है, उसको आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट से मत समझिए, नहीं तो फिर ये कंफ्यूजन होगा, फिर आप समझ नहीं पाएंगे इसको, ठीक है। ठीक मैम, ठीक। ठीक है, आपका जो वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल्स जिसको आप नाप रहे हैं, हम योगा देके, जैसे मान लीजिए कि मैं आपका क्लास ले रही हूँ अभी, ठीक है। अब मैं आपसे जो है बोलूं कि आप लोग मेरे, मतलब मैं आपको 1 महीने का योगा सेशन दूंगी, ठीक है, और मैं आपका वेट अभी ले लूं। अभी मैं आपसे पूछूं कि आपकी वेट कितनी है, आपकी मान लीजिए यहाँ 50 लोग बैठे हैं, तो 50 लोगों का मैं बोलूं कि मैंने अपना एक चार्ट बना लिया कि ये वेट है, ये वेट है, ये वेट है, फिर मैं उनका बीएमआई निकाल ली। हमेशा योगा जो है आपके बॉडी मास इंडेक्स पे काम करता है, सबको पता है ना। कभी भी वो वेट लॉस या वेट गेन वाला कोई प्रोग्राम नहीं होता है। ये कह देते हैं हम कि हम योगा से वेट लॉस करवाएंगे, ये कराएंगे, लेकिन योगा हमेशा आपके बीएमआई पे काम करता है, बॉडी मास इंडेक्स पे काम करता है। अगर कोई पतला आदमी है तो वो नॉर्मल हो जाएगा, कोई मोटा आदमी है तो वो भी नॉर्मल हो जाएगा,
ठीक है। तो योगा हमेशा आपके बीएमआई पे काम करता है, बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई का पार्टिकुलर फॉर्मूला होता है जो आपके हाइट और वेट से निकलता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, सबका बीएमआई निकाल लूंगी, आपका हाइट ले लूंगी, आपका वेट ले लूंगी, और मैं जो है आपका बीएमआई निकालूंगी, ठीक है। 24 या 25 जो ये रहता है वो ओबीज में आ जाते हैं। बीएमआई अगर 25 होता है तो, ठीक है, तो वो ओबीज के इसमें आ जाते हैं, मतलब वो मोटे में आ जाते हैं फिर, ठीक है। तो मैं देखूंगी कि किसका किसका बीएमआई जो है आपका 20 मतलब 25 है। मान लीजिए 50 में से आप लोग 20 लोग ऐसे हैं जिसका बीएमआई जो है 24 आया या 25 आया, मतलब मुझे 50% लोग जो है मेरे क्लास में ओबीज है। तो मैं क्या करूंगी, सबको हटा के जितने भी लोग जो 25 लोग ओबीज है, मैं उनको 1 महीने का योगा सेशन दूंगी। मैं बोलूंगी कि आपको 1 घंटे का मैं योगा क्लास लूंगी, और वो चीज करवाऊंगी जैसे कि हम ये करते हैं, सूर्य अनुलोम विलोम करते हैं। तो सूर्य उससे नमस्कार। हाँ, तो उससे क्या होता है कि आपका फैट डिक्रीज होता है। ऐसा बहुत सारा जो है रिसर्च में पाया गया है कि सूर्य अनुलोम विलोम करने से आपका फैट जो है डिक्रीज होता है। तो मैं इस तरह के आसन और ये प्राणायाम लूंगी जिसपे आपके बॉडी मास इंडेक्स को जो है वो नॉर्मल हो जाए। तो मैं आपको योगा सेशन दी, उसके बाद 1 महीने के बाद मैं फिर से आपका हाइट और वेट ली, ठीक है। और हाइट और वेट में फिर मैं देखी कि जो 25 लोग हैं उनके डेटा, मतलब पोस्ट डेटा में जो 25 लोग थे उसमें से 25 में से कितने लोग को जो है वो आसन या प्राणायाम जो भी मैंने मॉड्यूल बनाया है वो जो है इफेक्टिव हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि 25 में से 20 लोग ऐसे हो गए जिनका बीएमआई जो है 25 से 23 हो गया, ठीक है, वो नॉर्मल हो गए, ओबीस से जो है वो नॉर्मल हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या क्या है आप बताइए मुझे। योगा वेट हुआ इंडिपेंडेंट, और जो ओबीसी बताया था वो डिपेंडेंट हुआ। वेट यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ क्योंकि इफेक्ट क्या किस पे आ रहा है, इफेक्ट जो है आपका वेट पे आ रहा है ना। यस। तो यहाँ पे योगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, ठीक है। जो योगा मॉड्यूल मैंने बनाया वो जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, और इफेक्ट किस पे आया, वेट पे आया ना, आपके बीएमआई जो हम निकाल रहे थे, बॉडी मास इंडेक्स, उस पे आया ना। यस मैम। 25 में से 20 लोगों का मैंने कहा कि 25 से नीचे आया, तो बहुत अच्छा आया। अगर अगर 25 लोग में से 25 लोग अगर बीएमआई 25 था आपके क्लास में, 25 से 23 आ गया, मान लीजिए 25 में से 20 लोगों का जो है बीएमआई 23 आ गया, तो इसका मतलब है कि योगा का काम, मतलब योगा का इफेक्ट हुआ वेट पे। तो जिस पे भी इफेक्ट पड़ता है ना, जो भी चीज हम नापते हैं योगा देने के बाद, वही आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा आपका योगा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्राणायाम करने से मेमोरी में चेंजेस हो रहा है, तो मेमोरी को हम नाप रहे होंगे ना, प्राणायाम तो हमारा योगा ही है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ अर्थराइटिस, इफेक्ट ऑफ योगा ऑन अर्थराइटिस, ठीक है। अब अर्थराइटिस के केस में भी हम कुछ नाप रहे होंगे ना कि उनका अर्थराइटिस बढ़ा है घटा है, कोई स्केल तो होगा ना हमारे पास। यस मैम। तो जो स्केल घट रहा है बढ़ रहा है जिसपे इफेक्ट आ रहा है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और योगा तो हमेशा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही रहेगा। मैम इधर आर्थराइटिस में डिपेंडेंट वेरिएबल मींस ये कैन वी टेक इट एज स्वेलिंग and those such things as dependent variable? You can take it. Means actually arthritis, I also don't have much knowledge about this topic. Okay, but you can take it because this movement of the joint, like joints. Movement of the joint. But there must be some scale for this. Scale, okay. Okay, there must be some scale for this, because how you can know that there is an improvement in arthritis? So there must be some dependent variable. Okay, which you can measure. सो इफेक्ट ऑफ प्राणायामा ऑन मेमोरी, तो यहाँ पे मेमोरी भी तो हमारा कोई ना कोई तो स्केल होगा मेमोरी नापने का, है ना। अटेंशन नापने का, अटेंशन का भी स्केल होगा कि जब हम प्राणायाम दे रहे हैं
देने के पहले जो डेटा ले रहे हैं उसको प्री डेटा बोलते हैं। मैम दीज थिंग्स आर स्टैंडर्ड, मेमोरी का जो these things are स्टैंडर्ड, ओके, validated and standard both. स्टैंडर्ड, ओके, When you are doing any research na, so you have to validate your questionnaire ओके, or you have to validate your biomarker. हाँ, After validation it's become standardized. ओके, सो आपके पास ये जो आप जो भी मेजर करते हैं, आपके पास कुछ ना कुछ मेजरमेंट करने का तरीका तो होगा, है ना। अब जैसे हम बीपी नापते हैं, नॉर्मल बीपी कितना होता है, किसी भी पर्सन का नॉर्मल बीपी कितना होता है आपको पता होना चाहिए। 120/80 120/80। अब मान लीजिए कि किसी का जो है ऊपर का डायस्टोल और सिस्टोल होता है ना उसमें, अब मान लीजिए किसी का बीपी हाई है, ठीक है, किसी की बीपी बहुत हाई रहती है और वो बहुत हाई पावर का दवाई खा रहा है, उसका हाइपरटेंशन है, ठीक है। अब हाइपरटेंशन वाले को हम योगा कराते हैं और उनका हाइपरटेंशन फिर से बीपी नापते हैं। एक बार प्री डेटा लेते हैं योगा देने के पहले और एक बार पोस्ट डेटा लेते हैं योगा देने के बाद। तो प्री और पोस्ट में डिफरेंस आएगा ना डेटा में, तो वही डिफरेंस से हम पता करते हैं कि हमारा योगा उस पर काम किया या नहीं किया। अब मान लीजिए कि कोई 20 लोग हैं जिनको हाइपरटेंशन है, 20 में से 10 लोगों का ऐसा हुआ कि जो है जिनका हाइपरटेंशन मतलब योगा करने के बाद उनका दवाई का जो है पावर घट गया, तो इसका मतलब योगा का इफेक्ट हुआ उनमें। तो जो हम बीपी मशीन है जिससे हम बीपी नाप रहे हैं वही तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। जो बीपी है यहाँ पे जिस भी चीज को हम नापते हैं ना वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। योगा देने के बाद जिस चीज पे भी हम उसका इफेक्ट देखते हैं वो हमारा जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब समझ में आया ये चीज? यस मैम। ठीक है, तो ये जो है आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल था। थोड़ा सा 1-2 पेपर पढ़ लीजिए जो है जो मतलब आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, तो उससे और अच्छा हो जाएगा। अर्थराइटिस आपने टॉपिक लिया है, अर्थराइटिस पे ही पढ़िए कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल किस चीज को नाप रहा है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो योगा होगा ही, योगा का पेपर है। तो देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ठीक है। अब आता है कंपाउंडिंग वेरिएबल का। अब ये क्या है, अब देखिए कंपाउंडिंग वेरिएबल जो है इंटरेस्ट, कोई भी रिसर्चर को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ये जबरदस्ती का वेरिएबल होता है हमारी रिसर्च में, ठीक है, रिसर्च को खराब करने के लिए। अब ये देखिए है क्या, अ वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंसेस द डिपेंडेंट वेरिएबल बट अ रिसर्चर इज नॉट इंटरेस्टेड टू स्टडी दैट दीज वेरिएबल्स काउज नॉइज और डिस्टॉर्ट द इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल्स में क्या है, इफेक्ट ऑफ प्राणायाम ऑन मेमोरी, IQ can be a compounding variable. Effect of pranayama on memory, age can be a compounding variable. अब देखिए कंपाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है ना कि रिसर्चर को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है इसमें, ठीक है, लेकिन ये जो है ये हमारी स्टडी को ना खराब कर देता है और इसी को हम लोग को कंट्रोल करना होता है। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं तो हम लोग को इसको कंट्रोल करना होता है। अब जैसे कि मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल बताती हूँ। मेरे एक रिसर्चर थे हमारे यूनिवर्सिटी में, तो हुआ क्या कि उन्होंने अभी रोजा चल रहा है ना, उनका ओबेसिटी पे ही था, ठीक है, ओबेसिटी पे था। तो उन्होंने ये नहीं ध्यान दिया कि जब वो डेटा मतलब योगा करवाने के लिए गए स्कूल में, तो उन्होंने उस टाइम में योगा सेशन लिया बच्चों का कि जिस टाइम में बहुत सारे बच्चों का रोजा चल रहा था, ठीक है। तो हुआ क्या कि फिर जब उन्होंने प्री डेटा तब लिया था जब उनका रोजा चल रहा था, ठीक है, जब उनकी फास्टिंग थी, और उन्होंने पोस्ट डेटा तब लिया जब उनका रोजा खत्म हो चुका था, ईद खत्म हो चुकी थी। तो हुआ क्या कि जो उन्होंने योगा सेशन दिया तो उसके बाद तो जो वेट मैनेजमेंट पे उन्होंने काम किया, तो वेट तो घटना चाहिए क्योंकि उन्होंने ओबीस पीपल के ऊपर काम किया था, ठीक है। तो उनका डेटा क्या हुआ, वेट जो है मतलब 50% का जो है वेट जो है घटा ही नहीं, मतलब सेम ही था, और 50% का बढ़ा हुआ था। तो जब ये डेटा इस तरह का आया कि मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ा योगा सेशन का, और ऑलरेडी वो मॉड्यूल पे पहले किसी रिसर्चर ने काम किया हुआ था, वो नया मॉड्यूल नहीं था ओबेसिटी के लिए, वो ऑलरेडी जो है वैलिडेटेड मॉड्यूल था जिसपे एक रिसर्चर पहले से काम किया हुआ था। उसी मॉड्यूल के ऊपर जो है भैया काम कर रहे थे, मतलब हमारे ही यूनिवर्सिटी की कहानी है ये,
तो हुआ क्या कि जो है ना जो वेट मैंने जो है बीच में क्या हुआ, जो रोजा जो फास्टिंग हुआ, तो फास्टिंग के समय तो वेट जो है उनका मतलब उस समय तो खाना पीना होता नहीं है ना, और जैसे ही रोजा खत्म हुआ उसके बाद जब उन्होंने लिया तो वो चेंजेस आ, मतलब उसमें चेंजेस आया ही नहीं कुछ, मतलब इफेक्टिव ही नहीं हुआ वो रिसर्च जो है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमने जब डेटा कलेक्शन किया तो उस समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उस समय का जो है उस समय जो है उनका रोजा था, उस समय हमें रिसर्च नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो वो रोजा वन ऑफ द जो है कंपाउंडिंग वेरिएबल हो गया उसमें, वो जो फास्टिंग हुआ एक जो है कंपाउंडिंग वेरिएबल हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आया जो रिजल्ट आना चाहिए। तो उसी तरह मैं आपसे कह रही हूँ कि कंपाउंडिंग वेरिएबल वो वेरिएबल्स होता है कि बहुत बार क्या होता है, रिसर्चर को पता होता है कि ये कंपाउंडिंग वेरिएबल है और रिसर्चर उसको कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। और बहुत बार ये ऐसा होता है कि रिसर्चर को पता नहीं होता है कि ये कंपाउंडिंग वेरिएबल है और उसको को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें कंपाउंडिंग वेरिएबल ज्यादा होने की वजह से रिजल्ट जो है आपका, जो कंक्लूजन रिजल्ट जो भी आपका आता है वो सही नहीं आता है पेपर में। तो हम इसको मिनिमाइज करने का कोशिश करते हैं कि जो कंपाउंडिंग वेरिएबल है वो ज्यादा से ज्यादा जो है मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। तो ये वेरिएबल क्या होता है आपका, जैसे कि एग्जांपल्स में आपका दिया है इफेक्ट ऑफ प्राणायामा ऑन मेमोरी, तो इसमें लिखा है आईक्यू कैन बी अ कंपाउंडिंग वेरिएबल। अब क्या है कि हम प्राणायाम दे करके उसके मेमोरी को हम देख रहे हैं, लेकिन आईक्यू आप लोग को सबको समझ में आता है क्या है आईक्यू? इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्या करता क्या है, ये इससे नापते किस चीज को है? हमारे इंटेलिजेंसी को मतलब हम कितना सोच सकते हैं। वेरी गुड, हम कितना सोच सकते हैं, हमारी मेमोरी पावर कितनी है, ठीक है। तो अब हम मान लीजिए कि किसी को प्राणायाम दे रहे हैं, उसका मेमोरी हम जो है चेक कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन एयर इस्तेमाल करके हम उसका मेमोरी चेक कर रहे हैं। तो आईक्यू भी तो यहाँ कंपाउंडिंग वेरिएबल है ना, हो सकता है किसी का आईक्यू कम हो, ठीक है। हो सकता है कि जहां पे हम रिसर्च करने गए हैं मेमोरी के ऊपर, उनको प्राणायाम तो हम दे रहे हैं, हो सकता है उसमें से जो है जो हमारे सैंपल्स है उनका आईक्यू कम हो, क्योंकि सबका आईक्यू तो सेम होता नहीं है। हर किसी का आईक्यू, अगर हम लोग 50 लोग यहाँ बैठे हैं तो हो सकता है एक दो लोग ऐसे हो कि जिसका आईक्यू सेम हो, अधिकतर का आईक्यू डिफरेंट ही आएगा, ठीक है। तो अब ये भी तो एक कंपाउंडिंग फैक्टर है, क्योंकि हम प्राणायाम तो एक जैसा एक स्टैंडर्ड तरीके से, जैसे मान लीजिए कि मैं नाड़ी शोधन प्राणायाम ही दे रही हूँ, ठीक है। नाड़ी शोधन में सबको दे रही हूँ और सबका मेमोरी टेस्ट कर रही हूँ, मतलब एक बार प्री डेटा ले रही हूँ, एक बार पोस्ट डेटा ले रही हूँ, लेकिन जो उसका आईक्यू है, ठीक है, मान लीजिए कि 20 लोग बैठे हैं, 20 लोगों में 20 लोगों का आईक्यू डिफरेंट है। अब हो सकता है कि उसमें बहुत लोगों का आईक्यू कम हो, तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते उस टाइम में कि ये प्राणायाम करने से मेमोरी जो है इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया। तो इसके लिए आईक्यू को कंट्रोल करने के लिए क्या 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 करना होगा? अगर हम कभी मेमोरी पे काम करते हैं तो हमें आईक्यू को कंट्रोल करने पे क्या मतलब, हम अपने रिसर्च में पहले से ऐसा क्या करके रखेंगे कि हम जो है कि सेम पर्सन, मतलब वैसे पर्सन को ही ले जिसका नॉर्मल आईक्यू हो। एज ग्रुप मैम? नहीं, एज से कोई, आईक्यू का एज से कोई मतलब नहीं होता है। एज से मतलब होता है, लेकिन जो है बहुत ज्यादा ये नहीं होता। आईक्यू जो है, आपको सबको निकालने का तरीका पता है आईक्यू कैसे निकालते हैं किसी को? यहाँ पे आईक्यू का फॉर्मूला होता है, कैसे निकालते हैं फॉर्मूला ऑफ आईक्यू? किसी को पता हो इंटेलिजेंस क्वेश्चन कैसे निकालते हैं? मैम वो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है जिसमें सब स्पेशल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, इमोशनल एबिलिटी सब आता है उसमें। उसमें क्या होता है, मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 होता है। हेलो, माइक म्यूट। हाँ, उसमें क्या होता है कि मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 होता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए कि हम आईक्यू पहले से ले ले,
IQ जो है, जितने भी हमारे सैंपल्स हैं, मान लीजिए 20 सैंपल्स हमने लिया है, तो जो 20 लोग बैठे हुए हैं उनका IQ पहले से ले ले। अब जैसे आपका मेमोरी मुझे नापना है, तो मैं पहले से आपका IQ ले लूं कि इसमें से जो है जिनका IQ नॉर्मल आएगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही IQ का नॉर्मल लेवल, ठीक है, तो हम उनको ही अपने रिसर्च में शामिल करेंगे। तो ये IQ क्या होगा, फिर उस समय कंपाउंडिंग वेरिएबल की तरह काम नहीं करेगा। तो हम जब भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, तो ये जो कंपाउंडिंग वेरिएबल है, इस पे बहुत ध्यान देना पड़ता है कि कोई भी ऐसा जो है वेरिएबल हमारे रिसर्च में अगर कंपाउंडिंग वेरिएबल आ गया, तो वो पूरे रिसर्च को जो है, पूरे स्टडी को खराब कर देता है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप लिटरेचर रिव्यू कीजिए। अगर हम लोग को पेपर में लिखना होता है कि ये वेरिएबल के कारण जो है हमारा रिजल्ट जो है और अच्छा आता और इफेक्टिव आता, लेकिन हमारे रिसर्च में ये चैलेंजेस थी, तो वो चैलेंजेस को पार करके आप समझ सकते हैं कि आपको अपने रिसर्च में ये नहीं दोहराना है, ठीक है, कि आपके रिसर्च में ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके रिसर्च में कहीं से कंपाउंडिंग वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर कंपाउंडिंग वेरिएबल है भी, तो हम उसको कैसे कंट्रोल करें कि हमारे स्टडी को जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे जो इफेक्ट आना है, उसको जो है वो सही रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जैसे इसमें भी है, दूसरा भी एग्जांपल ऐसा ही है कि इफेक्ट ऑफ प्राणायामा ऑन मेमोरी, एज कैन बी अ कंपाउंडिंग वेरिएबल। अब मेमोरी क्या होता है कि धीरे धीरे जब एज होते जाता है, बहुत बुजुर्ग लोग को देखिएगा बहुत चीज याद नहीं रहता है, आजकल तो ऐसे डिमेंशिया ये सब तो बहुत कम एज में ही होना शुरू हो गया है, ठीक है, डिमेंशिया वगैरह बहुत कम एज में ही होना शुरू हो गया है। हम इतने मल्टीटास्किंग हो गए हैं, इतने रील्स बार बार देखते हैं, आपको पता ही नहीं कि आप अगर बहुत ज्यादा रील्स देखती हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस करती हैं, यूट्यूब बार बार देख रही हैं, मतलब हर 5 मिनट में इसको स्क्रॉल कर रही हैं, तो आपका ऐसे ही मेमोरी, क्योंकि आपका ब्रेन क्या है ना, आपके ब्रेन जो भी आप कर रही होती है वो जो है आपके मेमोरी में जाता है। तो आप बार बार, बहुत बहुत लोगों को मैं देखती हूँ, रील जो है 5 मिनट में 10 रील देख रहे हैं, 1 मिनट का रील हो रहा है, तो उससे क्या होता है, हमारे आपको पता नहीं लगता, लेकिन आपके ब्रेन पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए आजकल बहुत कम लोगों में ही लोगों को डिमेंशिया वगैरह हो रही है, भूलने की बीमारी हो रही है, क्योंकि हम इतना ज्यादा मोबाइल के साथ जुड़े हुए हैं कि हमें आजकल चीजें उस तरह से याद नहीं रहती है, ठीक है। तो ये जो है आपका एज भी जो है, जैसे बहुत बुजुर्ग लोग हैं तो उनको याद नहीं रहता है बहुत चीज, गैस जला के भूल जाते हैं, सिलोफेनिया में ऐसा होता है, बहुत सारा ऐसी बीमारी है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप में हम जो है एक तरह का ही एज ग्रुप ले, 5 साल के अंदर तक का, जैसे कि हम कोई कर रहे हैं तो 15 से 20 साल का ले, 20 से 25 साल का ले, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए उस सैंपल में, एज ग्रुप में, ठीक है। तो ये जो है, इसीलिए यहाँ पे इफेक्ट ऑफ प्राणायामा ऑन मेमोरी, एज कैन बी अ कंपाउंडिंग वेरिएबल। अब जैसे मान लीजिए आप अपने स्लीप पे ही कर रहे हैं, ठीक है, बहुत लोग स्लीप भी नापने का तरीका होता है ना कि नींद अच्छी आई कि नहीं आई आपको। अब मान लीजिए कि जो है आप स्कूल गए, ठीक है, आप स्लीप के ऊपर कर रहे हैं कि योगा देने से उन बच्चों को स्लीप बहुत अच्छा आएगा, वो 8 से 10 घंटे का नींद, क्योंकि बहुत लोगों को आजकल स्लीप इश्यू हो रहा है ना, कि रात में उनको नींद नहीं आती है। तो मुझे लगा कि मैं एक ऐसा रिसर्च करूं जिससे उनको नींद अच्छी आए। तो उसमें क्या होगा कि जो है, अब मैं स्कूल गई तो बहुत लोग क्या है, बहुत सारे बच्चे एसी में सोते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं कि फैन में सोते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं फैन और एसी दोनों नहीं है, लाइट ही नहीं रहती है रात में। तो अब अगर सब बच्चे अलग अलग ढंग से सो के आ रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं तो मेरा स्टडी इम्पैक्ट करेगा ना। तो मुझे ये भी देखना है कि जो मैं रिसर्च जिन बच्चों पे कर रही हूँ स्लीप के ऊपर, उनको एक तरह का इन्वायरमेंट मिले, तभी तो मेरा रिजल्ट सही होगा ना। अब मान लीजिए कि 10 बच्चों पे मैं रिसर्च कर रही हूँ उनके स्लिप के ऊपर, और 10 बच्चे अलग अलग जगह से स्कूल में आ रहे हैं, ठीक है। कोई बच्चा जो है, कुछ बच्चे को फैसिलिटी मिली हुई है बहुत अच्छी, तो उनको बहुत अच्छा नींद आ रहा है, कुछ बच्चों को क्या है कि रात में जो है लाइट ही नहीं थी, तो रात में वो सोए ही नहीं। तो एक स्लीप अगर आप नाप रहे हैं, तो उन सब बच्चों को एक जैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। तो उससे क्या होगा कि आपके रिजल्ट पे इम्पैक्ट आएगा,
ठीक है। तो जब हम ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और ये चीज आपको लिटरेचर रिव्यू से बहुत अच्छे से पता चलेगा। अगर आप पूरा पेपर पढ़ते हैं जो ऑलरेडी पहले रिसर्च हुआ है, तो वो लिमिटेशन ऑफ स्टडी देखिएगा, हर पेपर में लिखा रहता है लिमिटेशन ऑफ स्टडी। उस लिमिटेशन में आपको पता चलेगा कि रिसर्चर के साथ क्या क्या लिमिटेशन था, और वो लिमिटेशन आपके पेपर में नहीं हो, आपके रिसर्च में नहीं हो, उसके लिए आपको बहुत अच्छे से लिटरेचर रिव्यू करना चाहिए। लिटरेचर रिव्यू से दूसरे का पेपर पढ़ के ही आपको पता चलेगा कि जो आपका टॉपिक है, जो ऑलरेडी रिसर्च हुआ है, उस पेपर को खूब पढ़िए। उससे आपको पता लगेगा कि आपके डिजाइन में क्या क्या होना चाहिए, ताकि जो है आप एक बहुत अच्छा रिसर्च डिजाइन करें, उसमें लेस कंपाउंडिंग वेरिएबल हो। ठीक है, आ गया सबको ये समझ में? Yes. ठीक है। अब देखिए ये इफेक्ट कैसे होता है, सॉरी, ये देखिए इसका इफेक्ट कैसे होता है। अब जैसे कि हम लोग तीनों वेरिएबल पढ़ लिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और कंपाउंडिंग वेरिएबल। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो आपका काउज है, काउज क्या था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इफेक्ट क्या था? डिपेंडेंट वेरिएबल, जिस चीज को हम नाप रहे हैं। ठीक है, काउज है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इफेक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए ये जो आपका कंपाउंडिंग वेरिएबल है, मान लीजिए कि उसमें कोई कंपाउंडिंग वेरिएबल आ गया, तो आपके रिजल्ट को वो जो है ये कर रहा है ना, आपके रिजल्ट को जो है वो, अगर हमारे वेरिएबल्स में कोई ऐसा कंपाउंडिंग वेरिएबल आ गया, तो वो इफेक्ट कहाँ डाल रहा है? आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे। हम तो इसको स्टडी करना ही नहीं चाहते, ये हमारे रिसर्च में होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर होगा तो वो किस पे असर करेगा? डिपेंडेंट वेरिएबल पे। जो हम रीडिंग ले रहे हैं, जिसमें हम इफेक्ट देख रहे हैं, वो सही नहीं आएगा फिर, है ना? आ रहा है सबको समझ में ये कंपाउंडिंग वेरिएबल क्या है? ठीक है, तो उसका जो इफेक्ट होगा कंपाउंडिंग वेरिएबल का, तो ये हमारा रिजल्ट सही नहीं आएगा फिर। तो इसीलिए हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि किसी भी रिसर्च में लेस कंपाउंडिंग वेरिएबल हो, ये होना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कोई वेरिएबल ऐसे होते हैं जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, उसको हम इतना मान के चलते हैं कि इतना कंपाउंडिंग फैक्टर होगा हमारे रिसर्च में, अगर हम ये रिसर्च करते हैं तो। ठीक है, लेकिन अगर हमें पता है और उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमें उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए, ताकि हमारा जो हम जो नाप रहे हैं, बीपी नाप रहे हैं, वेट नाप रहे हैं, उस पे जो है इफेक्ट नहीं आए। ठीक है, ठीक है, आगे सबको समझ में वेरिएबल्स क्या होता है? हाँ बताइए। So in that case, we can say for the arthritis, like the disturbed sleep and then the depression levels of the student or the behavior. Actually, we can do one thing, that which type of arthritis you wanted to study. Suppose we have taken arthritis word, but there are so many types of arthritis, correct? I am just telling in line with the knee arthritis, knee osteoarthritis. Okay. So in that case, if I am taking, so it is dependent variable is how you reduce the pain and then the stiffness in the joint and all. Correct. When the movement is there. And the confounding variable, when I say it is the disturbed sleep, how they are sleeping and the pattern, like it is dependent, it is like independent. Ma'am, here I have this thing, ma'am. The confounding variable, which is medicines they are taking. Okay. Yes, you can say medicines also have effect. Yes. Medicines what they are taking, and Yes. sleep pattern and all, does that matter? Actually, you have to go through very deeply, because this is not my topic, arthritis. I haven't did any study, even I haven't read the paper also. We will go through the paper. I have gone through, ma'am, actually. That's why I'm telling. I have gone through the research papers. When I have gone through, I found out all these words like the disturbed sleep and the depression and the behavior and the physical activity. So all the obesity is also one of the like. So can we consider all these things as the confounding variables? Yes, you can consider it. You can consider it. Okay, you can consider it, because in yoga what we are thinking, that everything is started with your manomaya course, correct?
Everything is started, every disease is started with your Manomaya cause. So Manomaya cause means what? This depression, disturbed sleep, anxiety, correct? So these are one of the these things are one of the factor which leads to means this arthritis and all. So Yeah. you can say all the psychological variable, you can say that they are means because of those things arthritis is happening. The effect will be like it is affecting the dependent variable. Yes, it is affecting the dependent variable. Okay, and even diet also, many people don't know what to eat and what not to eat. So diet is also one of the compounding variable in many of the diseases. Suppose someone is suffering from diabetes, so what is their sugar intake, how much sugar they are taking. So this is also one of the means they are taking medicine, it's okay, but how much they did the exercise or yoga. So we have to when you are going to already research paper, no, already which already happening means already past 1 minute. Yes, ma'am. You're Okay, asking me? No, 1 minute. Okay, कर दो. Class in class. Okay. हाँ, तो मैं ये कह रही थी आपसे, क्या कह रही थी? हाँ, मैं ये कह रही थी कि कंपाउंडिंग वेरिएबल आपको जब भी देखना है तो आपको जो आपके पेपर ऑलरेडी रिसर्च हुए जो रिसर्च पेपर है वो आपको देखना होगा, ठीक है? उस पेपर को आपको जो है देख के पता चलेगा कि उस पेपर में आपके कंपाउंडिंग वेरिएबल क्या हो सकते हैं और आपको उस पे कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है? तो यू हैव टू डू अ वेरी गुड लिटरेचर रिव्यू, देन ओनली यू कैन नो अबाउट all these things. Okay, so that's why I'm my guide, my sir, every time he is telling me that whatever you have question, the answer is literature review. Whatever you have question in your research, the answer is literature review. So that's why yesterday I took your class and I tell you how to do a literature review. Okay, so all have different research topic. Better you will do as much as you can do a research literature review, because literature review gives you all the answers about compounding variables, about dependent variable, about independent variables, correct? Yes. तो आपको जितना लिटरेचर रिव्यू करेंगे आपको उतना पता चलेगा कि उस रिसर्च में आपको कैसे डिजाइन करना है। और लिमिटेशन ऑफ द स्टडी बराबर देखिए आप लोग हर रिसर्च का कि वो लिमिटेशन आपके स्टडी में ना आए, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. It's clear. तो ये आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जब मैं आपकी क्लास लूंगी तो मैं यही बोलूंगी, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कंपाउंडिंग, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब आप पेपर भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। धीरे धीरे इस तरह से हम लोग काम करते, मतलब क्लासेस जैसे जैसे होती जाएगी तो चीजें आपके लिए भी आसान होती जाएगी पेपर पढ़ने में, ठीक है? आज की क्लास में किसी को कोई दिक्कत हो कहीं पे भी, किसी भी वेरिएबल में, इंडिपेंडेंट में, डिपेंडेंट में, कंपाउंडिंग में, किसी को भी? ठीक है, कोई ऐसा हो जो इसको समझा दे मुझे कि ये क्या होता है? एनीवन? इन शॉर्ट, इंडिपेंडेंट, व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या है ये? Ma'am, independent variable is the generally it is the yoga module which you give in any of the research problem. Okay. Yoga module, that is an independent variable. Mm-hmm. Then dependent variable is the effect, the effect that which is we are measuring, that Okay. it depends upon the yoga module. So it is a dependent variable. Okay. Then the confounding variables are those which the researcher is not interested, but still it may deviate the study of the research. Okay, correct. Good. One thing I wanted to correct here, that it is not only yoga module. Yoga module is a part of the independent variable, but it may be anything, any asana, any pranayama, Okay. anything. Okay. So everything. Any single asana or single even pranayama. single asana, single pranayama, anything will be your independent variable. Okay. Any other?
Any other student who can define these three variables: independent variable, dependent variable, compounding variable? मुझे एक्चुअली स्क्रीन दिख नहीं रहा है, जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं प्लीज वन बाय वन बताएं आप लोग। मैम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में है कि यदि हम ये एक ये कारण है जैसे कि हम जो योग जिसके कारण चेंजेस आ रहा है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन में, जैसे योगा देख करके हम चेंजेस ला रहे हैं, तो वो जो चेंज जिस कारण से आ रहा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और डिपेंडेंट वेरिएबल है कि जिसके कारण हमें जो आउटपुट मिल रहा है, जो इफेक्ट जो हमें उसमें प्रभाव नजर आ रहा है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे हमने योगा दिया तो उसके कारण जो हमें उसका आउटपुट मिल रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है। और जो कंफाउंड वेरिएबल है वो है कि उस चीज को हमें ट्राई करना है अवॉइड करने का, क्योंकि वो उसका डायरेक्ट असर पड़ता है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, जिसके कारण हमें जो हमें चाहिए आउटपुट, जो हमें इफेक्ट चाहिए, वो हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें वो ट्राई करना चाहिए कि वो चीजें ना हो ड्यूरिंग हमें जब एक्सपेरिमेंटल, जब हम रिसर्च कर मतलब जो डेटा हम जब कलेक्ट कर रहे होते हैं, जब भी हम योगा दे रहे हैं, देने के पहले हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें हमें नहीं करना है, जिसके कारण हमारे जो आउटपुट आएंगे उसमें कुछ वो प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया? कोई ऐसा हो कोई भी जिसको नहीं समझ में आया हो, अभी भी कोई भी क्लास में ऐसा हो? देखिए हम लोग यहाँ सीखने आते हैं, अभी भी कोई डाउट है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं मुझसे। मैम इसे योगा के अलावा भी तो मतलब जैसे मैंने आपसे पूछा था कि अलावा भी तो इसको समझा जा सकता है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम यदि हम मेडिसिन दे रहे हैं तो मेडिसिन भी फिर वहां पर वो हो जाएगा ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम मेडिसिन दे रहे हैं, देखिए जहाँ पे भी हम जो है किसी चीज को दे करके, इवन जैसे मान लीजिए कि आप किसी को फीवर है और हम उसको पैरासीटामोल दे रहे हैं, तो पैरासीटामोल उस समय क्या हो गया, आपका कौन सा वेरिएबल हुआ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? मैम जिस टेम्परेचर डाउन हो गया वेरी गुड, टेम्परेचर। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कोई भी आप इंटरवेंशन दे रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और जिस चीज को भी आप नाप रहे हैं वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। जैसे कि पैरासीटामोल आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, पैरासीटामोल खाने के बाद फीवर घट गया हमारा, तो फीवर क्या है हमारा? टेम्परेचर है, तो हम टेम्परेचर जो है यहाँ पे क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। मैम इसमें योगा में व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द योगा प्रैक्टिसेस जो दे रहे हैं फॉर ये, तभी आप इफ द पेशेंट और पार्टिसिपेंट इज टेकिंग मेडिसिन्स, then that will not come as a like it will come under confounding, because योगा करके उनको कम हुआ है या टैबलेट लेके कम हुआ है, that distracts the study, right? हाँ, तो इन योगिक प्रैक्टिसेस में उनको टैबलेट जो ले रहे हैं, सो दैट विल डिस्ट्रैक्ट द स्टडी ऑफ द इफेक्ट। नो, एक्चुअली क्या होता है कि जो आपका जब भी हम योगा स्टडी करते हैं या कोई भी स्टडी करते हैं, तो जो हमारा सैंपल होता है ना मैम, वो सैंपल एक जैसा होना चाहिए। अगर सब लोग दवाई खा रहे हैं, उसमें 100% जो सैंपल है हमारे वो दवाई ले रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है, लेकिन उसमें कुछ लोग दवाई ले रहे हैं और कुछ लोग नहीं ले रहे हैं, तो दवाई आपका एक कंपाउंडिंग वेरिएबल हो गया। कंपाउंडिंग, सो वी शुड वो भी होना चाहिए, मस्ट बी 100% सैंपल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 सैंपल ऐसा है और 2 सैंपल ऐसा। ओके, मस्ट बी 100%। सो दैट मींस द इंटरवेंशन ग्रुप ऐसा होना चाहिए कि अगर इफ वी आर टेकिंग 50 पार्टिसिपेंट्स और 50 people, they should be advised that they are not supposed to take medicines during the study. That is for the 100% sample, not for 50%. Means 100% sample should not take the medicines. Okay. अब जैसे कि मान लीजिए हम योगा दे रहे हैं, मैं स्कूल गई बच्चों को योगा कराने के लिए, और उनका स्पोर्ट्स डे भी आ गया, तो अब वो स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं और योगा भी कर रहे हैं, तो हाउ कैन आई नो कि ये स्पोर्ट्स से बेनिफिट हुआ या योगा से हुआ? तो ऐसा 2 चीज नहीं होना चाहिए। और अगर हो भी रहा है तो वो 100% बच्चों, मतलब ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जब हम क्योंकि योगा क्या है कि हम
दो चीज फिजिकल दे रहे हैं ना, आसन भी करा रहे हैं उनसे और वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में है। और एक चीज और भी है कि हम जब भी योगा मतलब स्कूल में देने जाते हैं, तो बहुत स्कूल में आजकल योगा सेशन होना शुरू हो गया, योगा क्लासेस होना शुरू हो गया, तो हम ऐसे स्कूल को ना ले जहाँ ऑलरेडी योगा बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि फिर हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये स्कूल के योगा से हुआ है या जो मैं उनको एज एन टीचर योगा दे रही हूँ उससे हुआ है। ठीक है, यस मैम। तो ये चीज है, तो जो भी होगा वो 100% सैंपल के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये टॉपिक क्लियर है आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कल इससे क्वेश्चंस पूछूंगी आपको वेरिएबल से, फिर कल एक हम नया टॉपिक पर पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आज आपका टाइम भी हो गया है, तो आज क्लास यहीं पे करते ओवर। Today it was nice session, ma'am. ओके, थैंक यू। ओके, चलिए, अभी क्लास है आप लोगों की 4:30 we have at 4:30. ओके ओके। मैम वो अप्रेजल वाला आप बोल रहे थे, हमारे ग्रुप में नहीं आया है, वो हिंदी वाले ग्रुप में नहीं है। क्या क्या, कौन सा? आप बोल रहे हैं आपने एक लिंक सेंड किया है व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पे? अच्छा, सिनॉप्सिस के लिए जो रिसर्च प्रपोजल का मैंने दिया है। यस मैम, वो आप हमारे वाले ग्रुप में नहीं आया, हिंदी वाले में। अच्छा, तो दो ग्रुप है क्या? ये मैं एक ही ग्रुप में हूँ, मुझे नहीं। दो ग्रुप है, हिंदी और इंग्लिश। अच्छा, अच्छा कोई नहीं, तो कोई दोनों ग्रुप में है, कोई यहाँ पे हो जो दोनों ही ग्रुप में हो? कोई यहाँ पे ऐसे हो जो दोनों ग्रुप में हो? तो हम इंग्लिश ग्रुप में है, आपका जो भेजा है इंग्लिश ग्रुप में है। नहीं, मैं भी उसी ग्रुप में हूँ, मैं उसके अलावा किसी और ग्रुप में नहीं हूँ एक्चुअली। मैम आप सर से, जितेंद्र सर से बोल सकते हैं, जो मेन हमारे में एडमिन है। ठीक है, मैं हाँ, क्योंकि मैंने बहुत सारा होमवर्क भी भेजा है आपको, मैं टाइम टू टाइम भेजते रहती हूँ, तो आप लोग को नहीं मिल रहा है इसका मतलब? नो मैम। अच्छा ठीक है, चलिए, मैं जितेंद्र जी से आज बोलती हूँ, मैं उनको बोल के करवाती हूँ फिर। मैम आप हमारे वाले ग्रुप में भी ऐड हो जाइए तो इजी रहेगा ना। नहीं, एक्चुअली मुझे ना ये चीज पता नहीं थी, मुझे पता होता तो मैं पक्का भेज देती। ओके, थैंक यू मैम।